आखिर क्या थी चुड़ैल की दुखभरी कहानी? आखिर चुड़ैल ने कौन सी ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर रमेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए? इस कहानी को जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ही था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के पास में आस-पास के क्षेत्र में जंगली पौधों की अधिकता तो इतनी थी कि जंगली पौधे इतने सघन हो चुके थे कि मानो कि एक घने जंगल के रूप में दिखाई देते हों। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दे तो बाकी हिस्से के ऊपर पूरी तरह से घास-फूस आदि से ढके लगते थे और कार्यालय के कमरों की खिड़कियां आदि पर लंबे-लंबे घास-फूसों का एक साम्राज्य सा हो चुका था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का सा अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि मानो यह कार्यालय हरी भरी वादियों में भी शांत मन में बैठा हुआ है, किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कुल मिलाकर 5 ही थी, जिसमें से एक राम खिलावन जी थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ पर अपना कार्य किया करते थे। राम खिलावन जी वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी-कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खेलावन जी पास के ही एक गांव में रहने वाले व्यक्ति थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते थे और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते थे कि बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया। रामदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया। जब तक राम खेलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलजुल कर भूत प्रेत की बातें नहीं कर लेते थे, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खेलावन जी की बातों को बड़ी सहजता से सुनते, तो कोई केवल हाँ हूं करके उस ओर कान नहीं देता। उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह दिया करते थे, तो कोई उनको पानी लाने के लिए कह दिया करता था। पर राम खेलावन की बातों को रमेश और बाबू ही बहुत ही सजगता से सुनते थे और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ साथ में कुछ सवाल भी पूछ लिया करते थे। एक दिन की बात है कि राम खेलावन जी कार्यालय में थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेश और बाबू अपनी कुर्सी के ऊपर नहीं थे, तो शायद वे भी कार्यालय नहीं पहुंचे हुए थे। राम खिलावन जी थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे जो ही कमरे से बाहर निकले, त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल को खड़े करते हुए देखा और वे दौड़कर रमेश्वर बाबू के पास में गए और बिना जयराम किए ही हकलाकर घबराकर बोले, बाबू बाबू, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो रामेश्वर बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा किया और आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं पर पड़ी हुई एक मेज के ऊपर रख दिया। एक गिलास में पानी लेकर अपने कक्ष से बाहर आकर हाथ मुंह धोने लगे। उसके बाद कमरे में लगे हुए हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद में अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम खिलावन जी से बोले कि राम खिलावन जी, अब आप अपनी बात पूरी विस्तार से मुझे बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी ने कहना शुरू किया, बाबूजी, कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने के लिए जंगल में गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया था और वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरवाहों की नजर उस पर पड़ी और वे लोग स्थिति को भाप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर लेकर आए और फिर गांव में ही सोखा बाबा जो थे, उन्होंने झाड़ फूक की और उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई और सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हुए हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राम खिलावन जी की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा, हंसने लगे। रमेश बाबू की यह हालत देखकर राम खिलावन जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया है। कहीं इन पर तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी राम खिलावन जी यही सब सोच ही रहे थे, तभी रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और फिर बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रमेश और बाबू
पास की ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर राम खिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीसकर अपनी बहू को पिला दीजिए और अपने घर पर ही रुके। मैं कार्यालय में कुछ जरूरी कामकाज निपटाकर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पे पहुंचता हूँ। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर अपने घर की ओर बढ़ते चले गए। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाई जा रही थी कि रमेश्वर बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए हैं, पर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को भी उतारना जानते हैं। कहीं वे मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदाकर मुझे नहीं दे दिए। पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी करते हैं। नाना, वे मेरे साथ में ऐसा मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी घर पर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 घर गांव घर के लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़े कि राम खिलावन जी, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को तो छोड़कर चली गई थी पर सुबह फिर वापस आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है और मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा रही है। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। राम खिलावन जी सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी लड़की को आवाज लगाए। उनकी लड़की घर में से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीसकर बहू को पिला दो। अगर ना नौकर करती है तो जबरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खेलावन जी की लड़की ने उन पत्तों को लेकर घर में गई और उन पत्तों को पीस कर अपनी भाभी को पिला दिया। अरे यह क्या! एक घूंट अंदर जाते ही राम खिलावन जी की बहू तो काफी शांत हो गई और वहीं आंगन में एक तरफ तराई लगाकर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना सब कुछ बंद हो चुका था। राम खिलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर से बाहर निकली और राम खिलावन जी की ओर देखकर बोली, बाबूजी बाबूजी, भाभी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई है। बाहर जितने लोग बैठे हुए थे सब आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा बाबा के बस में ना आ सकी, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से आखिर कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए हुए पत्ते थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा या सोखा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने राम खिलावन जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इससे पहले ही राम खिलावन जी ने उन पत्तों के बारे में उन्हें बता दिया। सभी लोग बिना देखे उस रमेश्वर बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए और सोखा बाबा से कहा कि वास्तव में आपके रमेश्वर बाबू तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति है। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्री 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे कि रमेश्वर बाबू का गुणगान करने लगे। अभी वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी रमेश्वर बाबू की साइकिल वहां आकर रुक गई और रमेश्वर बाबू को देखते ही राम खिलावन जी दौड़कर रमेश्वर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करने लगे और बोले कि रमेश्वर बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी हुई है। रमेश बाबू की इतने कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू को जयराम करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच में जाकर एक खाट के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को उनके घर के अंदर से बुलवाया। वह काफी शांत दिख रही थी और रमेश बाबू को लगा कि अभी भी चुड़ैल यहीं पर है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर से इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बोलने लगे। अरे यह क्या! राम खिलावन जी की बहू घबराकर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ और मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल की इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम खिलावन जी को काफी हिम्मत बढ़ गई और वे बोल पड़े, रमेश बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल राम खिलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति से देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। रामेश्वर बाबू काफी गंभीर लग रहे थे। वे राम खिलावन जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो?
आखिर इसे क्यों पकड़ रखा है। इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ। मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल से बाहर चली गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी, पर हिम्मत नहीं खोई। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात में इस अंधेरे में अपना रास्ता खोजना ठीक नहीं है। कहीं किसी जंगली जानवर ने मुझे खा लिया तो। इसलिए मैंने हिम्मत करके वही एक मोटे जंगली पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग जरूर मुझे खोजने के लिए यहाँ आएंगे, और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोजकर वहां तक पहुंच जाऊंगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की समाप्ति के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी हुई थी, उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा के डरावने रूप से हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्टहास करने लगा और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा निवास स्थान है। मैं कुछ जरूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया। तुमने तो मेरे ही बसेरे के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इतना कहकर वह मेरी तरफ झपटा और अत्यधिक डर के कारण मैं जोर से चीखने लगी। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। मेरी बातों को सुनकर तो वह और जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो तुझे मुझसे विवाह करना होगा। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसे हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर ही बहुत भारी पड़ जाएगी। इतना कहने के बाद रामेश्वर जी की बहू पर सवार होकर वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उनके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा हुआ लोटा उनको पीने के लिए दे दिया। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद में उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट ही नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल सा आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों को पता नहीं कितनी डालियां टूटकर धरती के ऊपर गिर गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो गए। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे, तो कुछ इस प्रकार डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे, तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे सामने प्रकट हो गया और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था। अब अपने परिवार वालों को बुलाना भी तो जरूरी है। शादी में इन सबका आना भी तो जरूरी है। अरे यह क्या, अब तो मेरी शामत आ गई थी। पूरा शरीर मेरा पीला पड़ चुका था। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां पर प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। मेरे रहते मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। और उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी मृत्यु हो गई। इतने कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी और इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तुम इस गांव वालों को कभी भी परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इस पास के जंगलों में तो पता नहीं कितनी भयानक आत्माएं विचरण करती है। आप उन सबसे इन गांव वालों को कैसे बचाएंगे। उस चुड़ैल की इस बात को सुनते ही रमेश बाबू हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुम तो इन लोगों को छोड़ दो, और भूत प्रेतों से कैसे निपटना है तुम ये बात हम मुझ पे छोड़ दो। बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई और साथ ही उसे थुक्कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो फ्रेंड्स, रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को तो गांव वालों से छुटकारा दिला दिया, पर क्या वे दूसरे भूत प्रेतों से उस गांव वालों की रक्षा कर पाएंगे। राज को राज ही रहने दिया जाए। खैर, आप लोग बताएं कि भूत की काल्पनिक कहानी आप सबको कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।